हेलो फ्रेंड, आज हम लोग फोर्थ लेक्चर्स बाइनोमियल थ्योरम के स्टार्ट करने जा रहे हैं। फोर्थ लेक्चर से पहले हम लोग थर्ड लेक्चर्स में देखे हैं। थर्ड लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि कुछ एक्सपेंशंस के टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताया था। एक्सपेंशंस में कुछ मैंने आपको ऑब्जर्वेशंस बताया था और मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंशंस आए कैसे, किस तरह से इवॉल्व हुआ था बाइनोमियल एक्सपेंशंस और कहाँ पे जरूरत पड़ता है। जैसे आप x प्लस ए का होल क्यूब या x माइनस ए का होल क्यूब का फॉर्मूला जानते थे, इवन आप निकाल सकते हैं कि x प्लस वाई टू दी पावर 10 भी हो तो बाइनोमियल एक्सपेंशंस काफी आपको हेल्प करेगा एक्सपैंड करने के लिए। तो कुछ उसमें मैंने आपको ऑब्जर्वेशंस बताया था, वो ऑब्जर्वेशंस आपको ध्यान रखना है। देखिए, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया बाइनोमियल थ्योरम को। पहला पार्ट तो ये हो गया पॉजिटिव इंडेक्स के लिए। अभी जो मैं बता रहा हूं आपको, n यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव इंडेक्स ले रहे हैं, यानी n नेचुरल नंबर यहाँ पे लेंगे। सो n अगर नेचुरल नंबर है तो इस एक्सपेंशंस में मैंने आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस बताया था। पहला ऑब्जर्वेशन तो ये बताया था आपको कि अगर n इंडेक्स है तो इसमें कितने टर्म्स होंगे इस एक्सपेंशंस में, एक ज्यादा होगा, n प्लस 1 टर्म्स होंगे। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये बताया था कि जो x का पावर है वो बेसिकली स्टार्ट n से होगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, जबकि सेम अगर देखें y में रिलेशंस मैंने बताया था कि एवरी टर्म में y का जो पावर होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। दैट मीन्स x और y का जो पावर का सम होगा एवरी टर्म में वो कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए n है, यहाँ पे n माइनस वन वन है, तो देख सकते हैं इसका सम n के इक्वल है। n माइनस टू और प्लस टू, इसका भी सम क्या है, n के इक्वल है। यानी एवरी टर्म में x और y के पावर का सम क्या होगा, वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है और वो इंडेक्स के इक्वल होगा, n के इक्वल होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको ऑब्जर्वेशन ये बताया था कि ये सब मैंने कैसे डिफाइन किया था, NC0, NC1, NC2, ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये पास्कल ट्रायंगल से आया है और इसी को नाम दिया गया है। ये ध्यान रखना है आपको, मैं बताऊंगा कॉफिशिएंट्स और बाइनोमियल कॉफिशिएंट में डिफरेंस होता है। NC0, NC1, NC2 डॉट 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 NCN, इसको कहा गया है बाइनोमियल कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट नहीं कहते हैं, बाइनोमियल कॉफिशिएंट कहते हैं। इस दोनों में डिफरेंस है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कॉफिशिएंट्स क्या होता है। अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि NC0, NC1, NC2 इसको बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स कहा जाता है। और जो इस कॉफिशिएंट्स में रिलेशंस होगा कि जो स्टार्टिंग का टर्म है और जो लास्ट टर्म का कॉफिशिएंट है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। सो बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स जो पहला टर्म का है, जो लास्ट टर्म है, वो इक्वल होते हैं। उसी तरह से सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म के बाइनोमियल कॉफिशिएंट इक्वल होते हैं। इन जनरल NCR इक्वल होता है NCN माइनस R के। जैसे मैंने पॉजिटिव इंडेक्स के लिए बताया था, देख सकते हैं NCR, इसमें ये बताया था कि x का पावर, आप इन अदर वर्ड्स ये भी बोल सकते हैं कि जो अपर इंडेक्स है n और जो लोअर इंडेक्स है r, इसी का डिफरेंस क्या होता है, x पे चढ़ते हैं। या तो आप ऐसे याद रखिए कि x का पावर स्टार्ट जो करना है n से करना है और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चलना है, और y का पावर 0 से स्टार्ट करना फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। या नहीं तो आप ऐसे ही मेमोराइज रख सकते हैं कि n और r का जो डिफरेंस है वो x के पावर पे चलेगा और जो लोअर इंडेक्सेस है r वो y के पावर पे चलेगा। ये आपको शॉर्टकट हो गया एक्सपेंशंस किसका, x प्लस वाई टू दी पावर n का। 0 से स्टार्ट होगा, n पे खत्म होगा। सो नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस वन होंगे। एक चीज ये ध्यान रखना है कि ये इसका जनरल टर्म होता है। जनरल टर्म यहाँ rth टर्म नहीं लिख रहा हूँ, r प्लस वन टर्म होगा। दैट मीन्स यहाँ जो r वैरी कर रहा है वो वैरी कर रहा है 0 से लेकर के n तक। मतलब जब r 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा, r अगर 1 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म आएगा, r अगर 2 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म आएगा, r अगर n पुट करेंगे तो n प्लस वन टर्म आएगा। टर्म लीड करेगा, r का वैल्यू एक लैग करेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा जनरल टर्म, ये रिप्रेजेंट करेगा। मतलब r अगर आप 5 पुट करते हैं तो ये पांचवा टर्म नहीं देगा, ये कौन सा टर्म देगा, सिक्स्थ टर्म। तो ये आपका जनरल टर्म हो गया, रिप्रेजेंटेटिव टर्म हो गया। मतलब ये सारे टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वेरिएबल के टर्म है, r जो है वैरी कर रहा है। उसी तरह से आप अगर x माइनस ए टू दी पावर n है, अगर आप इसको एक्सपैंड करते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे माइनस ए है, अगर यहाँ माइनस ए लिखेंगे, सॉरी यहाँ y लिख दिया हूं, यहाँ a है, तो सभी जगह मैंने y लिख दिया हूं, ये a होगा, तो y की जगह a लिख देंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने क्योंकि y लिखा था इसलिए मैं y लिख दिया हूं। तो जब भी x माइनस ए टू दी पावर n को एक्सपैंड करेंगे तो ये साइन माइनस आएगा, क्योंकि माइनस ए यहाँ रखेंगे तो ये माइनस मैं यहाँ लगा दिया हूँ।
तो साइन अल्टरनेट चलेगा, प्लस से स्टार्ट करना, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। और ये इसका जनरल टर्म होगा। मतलब प्लस वाले में और माइनस वाले में अगर आप जनरल टर्म देखेंगे तो सिर्फ एक ही वैल्यू अटैच होगा, -1 टू दी पावर आर। यानी आर अगर इवन है तो टर्म जो है एंड अप होगा प्लस से, और आर अगर ऑड है तो एंड अप होगा माइनस से। तो अल्टरनेट साइन चलेगा। तो ये इसका जनरल टर्म होगा। ये आपका जनरल टर्म हो गया शॉर्टकट में लिखने का। यानी x माइनस ए टू दी पावर n को एक्सपांड करेंगे, ये वैल्यू आएगा। तो rth टर्म इसका ये होगा। तो rth टर्म सिर्फ इसका आप याद रखेंगे, सिर्फ अगर मान लीजिए प्लस ए की जगह तो a के पावर r चढ़ाएंगे, अगर माइनस ए होगा तो माइनस ए के पावर r लिखेंगे, और माइनस ए के पावर अगर आप r लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं -1 टू दी पावर r और a के पावर r। वही मैं लिखा हूं, ठीक है। इस तरह से आप किसी प्लस वाले का जनरल एक्सपेंशन, जनरल टर्म मेमोराइज आपको रखना है, ठीक है। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं प्लस और माइनस। इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये याद रखना है कि इसको अगर आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो डिपेंड करेगा, एन ऑड है तो उसमें कितने टर्म्स होंगे, वो एन ऑड और इवन पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि अगर एन ऑड है तो इसका जो प्लस और इसका माइनस को जब आप ऐड करेंगे और या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, दोनों का नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल होगा। और वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा n+1/2 के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए x+a का होल क्यू है, इसको जब आप एक्सपैंड करेंगे इसमें कितने टर्म होंगे, x इंटू, ठीक है, x क्यूब nc x² a प्लस nc2 x इंटू a स्क्वायर प्लस हो जाएगा nc3 a क्यूब। उसी तरह अगर इसके माइनस को एक्सपैंड करेंगे तो हो जाएगा nc0 x क्यूब और माइनस nc1 x² इंटू a और प्लस हो जाएगा nc2 x इंटू a स्क्वायर और माइनस हो जाएगा nc3 a क्यूब। अब देख सकते हैं अगर आप इसको ऐड करेंगे ये कट जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। तो कितना टर्म होगा, ये सेम है तो इसको एक टर्म लिखेंगे, और ये क्या होगा, दूसरा टर्म होगा। यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 3 है, तो n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, क्या बताया, n+1/2 होगा। तो देख सकते हैं इसमें 2 टर्म आएगा। ये फॉर्मूला आप नहीं भी अगर याद रखते हैं तो हम फाइंड आउट करने का तरीका आपको बताएंगे, लेकिन अगर मेमोराइज है तो बहुत इजीली आप क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी n ऑड है तो x+a टू दी पावर n और प्लस x माइनस a टू दी पावर n, प्लस में सम में या डिफरेंस में, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n+1/2 होंगे। लेकिन अगर n इवन है, n अगर इवन है, अगर इसको आप ऐड करेंगे तो उसमें जो टर्म्स होंगे n/2+1 होगा, n/2+1 होगा। ये ध्यान रखना है, n+1/2 दोनों डिफरेंस है, इसमें होल ले रहा हूं, n+1 में होल ब्रैकेट बाय 2 ले रहा हूं, सो ये n/2+1 टर्म होंगे। सो सम में जब n अगर इवन है तो सम में क्या होगा, इसको जब आप ऐड करेंगे इसमें टर्म कितने होंगे, n/2+1 होंगे। लेकिन अगर आप डिफरेंस लेंगे तो उसमें n/2 टर्म्स आते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। जैसे फाइंड आउट, इसमें दो टाइप का क्वेश्चंस आएगा, या तो जनरल टर्म से रिलेटेड और या नहीं तो बोलेगा कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर k निकालो, मतलब कोई भी टर्म का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करो। तो देखिए जैसे इसमें 7th टर्म निकालना है, जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ इंडेक्स कितना है, 9 है, इसमें कितने टर्म होंगे, टोटल टर्म 10 होंगे। तो उसमें मुझे फाइंड आउट करना है कि 7th टर्म्स क्या होंगे। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं 7th टर्म। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में अगर सॉल्व करने जाए तो ये हो जाएगा 4x/5 माइनस 5/2x टू दी पावर 9 है। अब बताइए 7th टर्म अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, NCR लिखेंगे हम, n का वैल्यू क्या है 9 और CR, यहाँ पे R क्या लिखना है, 7th टर्म है तो मैं बताया हूँ आपको पहले लास्ट लेक्चर में, यहाँ अगर आप 7 लिख रहे हैं तो यहाँ कितना लिखेंगे, एक कम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ R+1 है तो यहाँ पे क्या होगा, R होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ अगर आप 7 लिख रहे हैं तो यहाँ 6 लिखना है। और जो 9 और 6 का डिफरेंस है वो किस पे चढ़ाना है, 9 और 6 का डिफरेंस होगा वो 4x/5 के पावर पे आपको लेना है। तो 9 और 6 का डिफरेंस क्या होगा, 3 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 9 - 6। और -5/2x, ये किसके, अगर माइनस है तो माइनस को भी साथ लेंगे और लोअर इंडेक्सेस चढ़ाना है इस पे, ये बेसिकली x होगा, ये y होगा, इसके पावर 6 चढ़ा देंगे। ये बेसिकली इसका 7th टर्म होगा। इसको आप चाहें तो फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं वैल्यू। जैसे 9c6 है तो इसको लिख सकता हूं 9c3। NCR इक्वल होता है NC n-r के, उसके बेसिस पे लिख सकते हैं 4x/5
का पावर होल क्यूब, और क्योंकि पावर इवन है तो माइनस को इग्नोर करेंगे, इसको लिख सकता है 5/2x टू दी पावर 6, और 9c3 को लिख सकता है 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये लिख सकते हैं 4 के पावर 3 और x क्यूब अपॉन 5 के पावर क्यूब। पावर को क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लॉ ऑफ इंडाइसिस से, बेस अगर डिफरेंट होगा तो पावर क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसी को लिख सकते हैं 5 के पावर 6 अपॉन 2 के पावर 6 इंटू x के पावर 6। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं 2 के पावर 6 क्या होगा और 4 के पावर क्यूब, ये भी 64 होगा, ये भी 64 होगा, तो इससे क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 क्यू से 5 के पावर 6 काटेंगे तो ये 5 का क्यू होगा, तो बताइए क्या होगा, ये 3 से कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, और ये 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 4 इंटू 7 और इंटू हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 5 क्यू बचेगा और अपॉन यहाँ x क्यू है और यहाँ x के पावर 6 है, तो क्या बचेगा नीचे x क्यू बच जाएगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर लेंगे इसका वैल्यू, ये इसका आंसर होगा, ये इसका 7 टर्म होगा। उसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे 28 टर्म चाहिए सेकंड में, कैसे निकालेंगे 28, T28 हम क्या लिखेंगे, T28 हम लिखेंगे NCR, क्योंकि यहाँ N का वैल्यू क्या है 30 और C और R का जो वैल्यू है वो आपको 28 नहीं लिखना है, R का वैल्यू कितना लिखना है 27, एक कम लिखना है आपको यहाँ पे, और 30 और 27 का डिफरेंस किस पे चलाना है आपको, यहाँ जो भी क्वांटिटी होगा 5x पे चलाना है, इसका डिफरेंस लेंगे 30 और 27 तो 3 होगा, और 8y के पावर क्या हो जाएंगे इसका लोअर इंडेक्सेस तो 27, 30c27 और 5x टू दी पावर क्यूब, सो 30c27, यहाँ अगर 28 है तो यहाँ 27 लिखेंगे, और इसका डिफरेंस जो चलेगा वो 5x पे चलाएंगे। ठीक है, 30 और 27 का क्यू होगा, और लोअर इंडेक्सेस जो चलेगा 8y जो है लोअर इंडेक्सेस पे चलेगा, तो यहाँ 27 आएगा। फर्दर आप चाहें तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं 30c27 को, तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 30 अपॉन 27 का फैक्टोरियल और डिफरेंस ऑफ फैक्टोरियल 3। ठीक है, एनसीआर इक्वल होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, उसी से फाइंड आउट किया हूं, और इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। तो जब भी वैल्यू बहुत ही बड़ा होगा, लार्ज वैल्यू है, तो इसी टर्म में आपको आंसर्स लिखा मिलेगा। अगर वैल्यू छोटा है तो फर्दर आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी टर्म किसी भी एक्सपेंशंस के। अब जैसे देखिए इस क्वेश्चंस में इसमें फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट्स x के पावर 32 और x के पावर -17, इस टाइप का बाइनोमियल में आपको काफी क्वेश्चंस दिखेगा। किसी का कोएफिशिएंट अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले ये आपको पता करना पड़ेगा कि x के पावर 32 या x के पावर -17 ये किस टर्म में होगा, क्योंकि टोटल जब आप एक्सपैंड करेंगे यहाँ 15 है तो 16 टर्म होगा, तो 16 टर्म में x के पावर 32 किस टर्म में आएगा, तो ही तो कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे, 5वां टर्म में आएगा कि 7वां टर्म में आएगा कि 9th टर्म में आएगा। तो सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप पहले जनरल टर्म लिखेंगे, r के टर्म में लिखेंगे। जैसे देखिए इसका अगर जनरल टर्म लिखना चाहें x के पावर 4 -1/x क्यूब टू दी पावर 15 है, इसका अगर जनरल टर्म लिखेंगे तो क्या होगा tr+1, ये हो जाएगा 15c r हो जाएगा, और इसका डिफरेंस चलाएंगे x के पावर 4 पे, और जो लोअर इंडेक्सेस है -1/x क्यूब टू दी पावर क्या चलाएंगे, इसका लोअर इंडेक्सेस चलाएंगे। तो जब भी माइनस यहाँ रहेगा तो माइनस के साथ आप लिखेंगे इसको, तो ये ध्यान रखना है, अगर प्लस है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका जनरल टर्म होगा, ये r प्लस बेनेट टर्म होगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे 15cr, इसको मैं लिख सकता हूँ x के पावर, और ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आप जानते हैं a के पावर m टू दी पावर n किसके इक्वल होता है, ये होता है a टू दी पावर m इंटू n के इक्वल होता है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको 4 से, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60 - 4r -1 टू दी पावर r। अच्छा बताइए x क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर -3 होगा, x के पावर -3 को जब हम r से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकता हूं x टू दी पावर -3r, आई थिंक 1/x क्यूब टू दी पावर r है, इसको क्या लिखेंगे x टू दी पावर -3 टू दी पावर r, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये इसके इक्वल होता है, तो x टू दी पावर क्या लिखेंगे x टू दी पावर -3r हो जाएगा। इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं 15cr और -1 टू दी पावर r, और देखिए यहाँ पे बेस सेम है x x है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है। तो इसमें जो है ना लॉ ऑफ इंडाइसेस जो बताया हूं आपको 6-7 प्रॉपर्टीज आपको काफी यूज होगा लॉ ऑफ इंडाइसेस के,
ये आप लोअर क्लासेस में लर्न किए होंगे कि अगर बेस सेम होगा तो पावर क्या होता है, एड अप हो जाता है। तो बता सकते हैं x का पावर क्या लिखेंगे, x के पावर हो जाएगा 60 माइनस और -4r -3r, तो -7r हो जाएगा। अब बताइए मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है x टू दी पावर 32। तो x टू दी पावर 32 अगर निकालना है तो इसको किसके इक्वल करेंगे, इसको हम इक्वल करेंगे 32 के, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है x टू दी पावर 32। तो इस पावर को 32 के इक्वल कर देंगे। यहां से क्या होगा, r का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ये हो जाएगा 60 माइनस 32, ये वैल्यू 28 हो जाएगा। यहां से r का वैल्यू हो जाएगा 4। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे r ऑलवेज क्या होगा, होल नंबर आएगा। अगर ऐसा नहीं आता है तो फिर x टू दी पावर 32 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी उस केस में आप कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो जब भी r अगर फ्रैक्शन में आता है और या निगेटिव इंटीजर आता है, r ऑलवेज क्या होना चाहिए, होल नंबर। अगर होल नंबर नहीं आता है तो बोलेंगे कि x टू दी पावर 32 के कोएफिशिएंट क्या होंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उस केस में आप 0 लिखेंगे। क्योंकि यहाँ r होल नंबर आ रहा है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि r अगर पुट करेंगे इसमें तो कौन सा टर्म आएगा, फिफ्थ टर्म। यानी r कोएफिशिएंट अगर निकालना है तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 32 क्या होगा, इसमें r का वैल्यू आप पुट कर देंगे 4। तो बताइए 4 पुट करेंगे तो क्या होगा, 15c4। r का वैल्यू अगर इसमें 4 पुट करेंगे तो 15c4 और -1 टू दी पावर 4 और x के पावर 32 आएगा अगर 4 पुट करेंगे। तो कोएफिशिएंट निकालना है इसका, तो जस्ट ये टर्म हो गया पूरा, ये पूरा टर्म हो गया। और इस टर्म का ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कोएफिशिएंट। तो जो वेरिएबल के बगल में होता है तो वो क्या होगा, कोएफिशिएंट्स होगा। तो -1 टू दी पावर 4 क्या होगा, इवन ही होगा। तो इवन है तो ये +1 ही होगा, तो इसको लिख सकता है 15c4 हो जाएगा। उसी तरह से अगर फाइंड आउट करना चाहें कि x के पावर -17 का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो 60 माइनस 7 आ रहा है उसको किसके इक्वल करेंगे, -17 के इक्वल करेंगे। तो यहां से 7r इक्वल टू हो जाएगा 77, तो r इक्वल टू हो जाएगा 11। और r अगर आ गया तो r का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो कोएफिशिएंट आ जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर -17 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इसमें पुट कर देंगे 11। तो 11 अगर इसमें पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 15c11 और -1 टू दी पावर 11। और इसमें अगर आप 11 पुट करेंगे तो x टू दी पावर -70 आ जाएगा। क्योंकि मुझे कोएफिशिएंट लिखना था इसलिए मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कोएफिशिएंट यही होगा इसका। और -1 टू दी पावर 11 क्या होगा, निगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा -15c11, जिसको आप 15c4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि NCR इक्वल होता है NC(n-r) के। तो इस तरह से आप कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो ऑलवेज आप क्या करेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे r के टर्म में, और फिर रीअरेंज करेंगे, जो भी वेरिएबल होगा उसको एक जगह लिखेंगे, कोएफिशिएंट को आप एक जगह लिख लेंगे। और फिर अगर x टू दी पावर 32 का बोल रहा है कोएफिशिएंट, तो जो भी वेरिएबल का पावर आएगा उसको 32 के इक्वल जैसे ही करेंगे वहां से r का वैल्यू आ जाएगा। और r का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे जनरल टर्म में, इसमें अगर आप पुट कर देंगे यहां से आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 32। तो कोई भी एक क्वेश्चन जैसे लिया हूं उसी तरह से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। जब भी कोएफिशिएंट इक्वेट करने के लिए देता है किस x के पावर 15 या x के पावर 22, समटाइम्स बोलेगा कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या होगा। चलिए लेते हैं इस पे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखेगा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x पे, इसको नोट कर सकते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस जो है उसी टाइप का ले रहा हूं जिसमें इसमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या होगा, वैसा टर्म होगा जिसका पावर क्या आ जाए, x का पावर क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर x किसी टर्म में नहीं है तो वो कब पॉसिबल होगा, जब आप x के पावर क्या आ जाए, 0 आ जाए, क्योंकि x के पावर 0 क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। तो जब भी आपको बोलता है कि फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो मेथड वही होगा जो मैं प्रीवियस क्वेश्चंस लिया हूं। x के पावर 32 का अगर कोएफिशिएंट इक्वेट करना है, यहाँ पे किसका कोएफिशिएंट इक्वेट करना है, x के पावर 0 का इक्वेट करना है। लैंग्वेज सिर्फ डिफरेंट है, तो x के पावर 0 का कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे। और जब भी कोएफिशिएंट इक्वेटिंग है तो आप बताएं हम आपको क्या करेंगे, जनरल टर्म इसका लिखेंगे। इसका जनरल टर्म क्या होगा, tr+1 जो होगा वो होगा NCR लिखते हैं तो 9CR लिखेंगे, और 3x² 2 इसका डिफरेंस चढ़ाएंगे किस पे, 3x² 2 पे, ये हो जाएगा 9 - r, और -1/3x ये चढ़ाएंगे आप लोअर इंडेक्सेस इस पे, ये इसका जनरल टर्म होगा।
इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 9CR इसको लिख सकता है 3 के पावर 9 माइनस आर अपॉन 2 के पावर 9 माइनस आर और एक्स स्क्वायर टू दी पावर 9 माइनस आर। सो 3x स्क्वायर और अपॉन 2 पे मैंने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 9 माइनस आर, और इसको मैं लिख सकता हूँ -1 टू दी पावर आर, और ये हो जाएगा 3 टू दी पावर, ये 1/3x है तो 1/3 टू दी पावर आर, और इसको लिख सकता हूँ 1/x टू दी पावर आर। ठीक है, और अगर मान लीजिए सारे कोएफिशिएंट को अगर अलग लिख ले 9CR और 3 टू दी पावर 9 माइनस आर अपॉन हो जाएगा 2 टू दी पावर 9 माइनस आर और x टू दी पावर 18 माइनस 2r हो जाएगा। इसको लिख सकता हूँ -1 टू दी पावर r, और ये 3 टू दी पावर माइनस r हो जाएगा, और x टू दी पावर ये माइनस r ऊपर ले जाएंगे तो -x होगा और -x टू दी पावर -1 होगा, और x टू दी पावर -1 से r को मल्टीप्लाई करेंगे ये -r होगा। तो जो भी टर्म जो होगा कांस्टेंट टर्म उसको लेफ्ट लाएंगे। जैसे यहाँ 3 है, आप देखिए बेस सेम है, तो अगर इसको ऐड करेंगे तो 3 टू दी पावर 9 माइनस लिख सकता हूँ -r और -r, तो -2r हो जाएगा, और अपॉन हो जाएगा 2 टू दी पावर 9 माइनस r और -1 टू दी पावर r। ठीक है, बेस सेम था, मैंने पावर को ऐड कर दिया 9 माइनस r 9 2r हो जाएगा, और -1 टू दी पावर r लिख दिया, डिनोमिनेटर में 2 टू दी पावर 9 माइनस r है, और वेरिएबल को मैं अलग लिख रहा हूँ 18 माइनस 2r। जैसे बेस सेम है तो पावर ऐड ऑफ कर देंगे, तो 18 माइनस 2r और माइनस r, इसको मैं लिख सकता हूँ 18 माइनस 3r। ठीक है, सो इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करके क्या करना है, सारे कांस्टेंट को अलग लिखना है और जो सिंगल वेरिएबल का पावर होगा उसको अलग लिखना है। अब क्या कर रहा है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो क्या करेंगे, ये x कब रिमूव होगा, जब ये x हट जाए, और x कब हटेगा, जब 18 माइनस 3r को क्या करेंगे, 0 को इक्वल करेंगे। तो ध्यान रखना है कि जब भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बोलता है फाइंड आउट करने के लिए, x के पावर को क्या करना है, आपको 0 कर देना, और वहां से क्या होगा, r का वैल्यू आ जाएगा। r का वैल्यू क्या होगा 6, और इसमें 6 पुट कर देंगे तो आ जाएगा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो अगर 6 इसमें पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 9 से 6 3 टू दी पावर, ये 6 पुट करेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 टू दी पावर 9 माइनस 12 तो -3 हो जाएगा, अपॉन और 2 टू दी पावर 6 तो ये 3 हो जाएगा, और -1 टू दी पावर 6, तो 9 से 6 को 9 से 3 भी लिख सकते हैं, और इसको नीचे ले आएंगे तो 3 का क्यूब और 2 का क्यूब और -1 टू दी पावर 6 तो +1 के इक्वल होगा, और 9 से 3 को एक्सपैंड कर लेंगे और इसका वैल्यू मैनिपुलेट कर लेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे आपको टेक्स्ट बुक में काफी मिलेगा। जैसे देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको टेस्ट में भी है और बोर्ड में भी है और आपको मेंस में भी दिखेगा। बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं, r-5 और 2r-5 का कोएफिशिएंट निकालने में गलती करते हैं। देखिए कैसे निकाल रहे हैं कोएफिशिएंट। जैसे इसका आप अगर सॉल्यूशंस देखेंगे तो 1 + x टू दी पावर 34 है। मुझे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, tr-5 टर्म। तो tr-5 टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इसको लिखेंगे 34c, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, r-5 लिखेंगे, उसे एक कम लिखेंगे। सो r-5 में 1 घटा देंगे तो क्या होगा, r-6 होगा, और 1 के पावर इसका डिफरेंस चढ़ाएंगे तो 34 अब माइनस r अब +6 हो जाएगा, और x के पावर r-6 लिखेंगे। सो ये बेसिकली हो जाएगा 34cr-6, और 1 के पावर एनीथिंग तो 1 ही हो जाएगा, x टू दी पावर r-6। ठीक है, तो ये r-5th टर्म फाइंड आउट कर लिया, r-5 टर्म ये फाइंड आउट कर लिया। उसी तरह से 2r-1 करेंगे तो क्या होगा, 2r-1 अगर टर्म फाइंड आउट करेंगे ये हो जाएगा 34c, बताइए क्या लिखेंगे, 2r-1 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2r-2 एक कम लिखेंगे आप, और फिर 1 पे चढ़ाएंगे इसका डिफरेंस, तो 1 पे डिफरेंस चढ़ाएंगे तो 1 ही हो जाएगा, और x पे चढ़ाएंगे इसका लोअर इंडेक्स। ठीक है, तो ये हो गया 2r-1 टर्म, और ये कहलाएगा r-5th टर्म, r-5th टर्म। अब बताइए ये टर्म कहलाता है, और ये इस टर्म का क्या होगा, ये कोएफिशिएंट होगा, और ये इसका कोएफिशिएंट होगा। तो क्वेश्चन से कह रहा है कि जो कोएफिशिएंट है इस टर्म का वो क्या है, बेसिकली इक्वल है, तो r क्या होगा, तो इस दोनों के कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे तो क्या होगा, 34cr-6 इक्वल टू हो जाएगा 34c2r-2। ठीक है, सो दोनों टर्म के कोएफिशिएंट्स को मैंने इक्वल कर दिया, इसके कोएफिशिएंट को इस टर्म के कोएफिशिएंट के इक्वल कर दिया, क्योंकि क्वेश्चंस में लिखा हुआ है।
अब बताइए 2c इक्वल कब होगा? मैं आपको बताया, एक्सप्लेन किया फर्स्ट लेक्चर में, 2c कब इक्वल होता है? दो केस में होता है, या तो लोअर इंडाइसेस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, 2r माइनस 2 के इक्वल हो जाए, यहां से 2r r निकालेंगे ये 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सेकंड केस में अगर लोअर इंडाइसेस एक केस में और इक्वल होगा कि x प्लस वाई n के इक्वल होना चाहिए, यानी r माइनस 6 2r माइनस 2, यानी लोअर का सम अपर के इक्वल होना चाहिए, 34 के इक्वल होना चाहिए। यहां से 3r माइनस 8 इक्वल टू हो जाएगा 34, यहां से 3r निकालेंगे तो 34 और प्लस 8, इसको लिख सकते हैं 42, तो r इक्वल टू हो जाएगा 14। तो r अगर 4 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि r अगर 4 लेंगे तो क्या होगा, ये निगेटिव आ जाएगा, तो आपको चेक भी करना है, r अगर 4 लेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। और मैं बताया हूं कि लोअर इंडाइसेस कभी निगेटिव नहीं हो सकता और फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। लोअर इंडाइसेस ऑलवेज क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, और अपर इंडाइसेस तो ऑलरेडी नेचुरल नंबर है ही। तो r 4 नहीं लेंगे, r 14 ले सकते हैं, क्योंकि जब आप 14 लेंगे तो 14 माइनस 6 ये होल नंबर आएगा, और इसमें जब भी पुट करेंगे 2r माइनस 2 में भी पुट करेंगे तो होल नंबर आएगा। तो जब भी r का वैल्यू 1 से ज्यादा आता है तो इस c के अपर और लोअर इंडेक्सेस में पुट करके चेक करेंगे कि कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। जो एनसीआर का मैं स्टार्टिंग में कंडीशंस लिखवाया हूँ, फंक्शन में भी काफी यूज होगा, जिसको हम लोग डोमेन बोलेंगे। n शुड बी नेचुरल नंबर, जो अपर इंडेक्सेस है वो नेचुरल होना चाहिए, लोअर शुड बी होल नंबर, और जो लोअर इंडेक्सेस है r वो लेसर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए n से। सो r लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए, तो वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चंस बना सकते हैं। इसका आंसर r इक्वल टू 14 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं इसको। देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस। फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 9 के पावर 1/4 प्लस 8 के पावर 1/6 टू द पावर 1000। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कितने रैशनल टर्म होंगे, और दूसरा में बताना है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म। सो दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इसमें बताना है कितने रैशनल टर्म होंगे और इसमें वो उस रैशनल टर्म को ऐड करना है। इसमें जितने रैशनल टर्म होंगे उसको बताना है ऐड करके क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा 9 के पावर 1/4 और प्लस 8 के पावर 1/6 टू दी पावर 1000, और इसमें पूछे कि रैशनल टर्म कितना होगा, इरेशनल टर्म क्या होगा, कोएफिशिएंट्स क्या होगा किसी टर्म का, तो उस केसेस में आप क्या करेंगे, हमेशा जनरल टर्म ही लिखेंगे। तो बताइए इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले। 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर टू दी पावर 1/4, और प्लस 8 को लिख सकता है 2 का क्यूब टू दी पावर 1/6 तो टू दी पावर 1000। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 1/4 तो ये 3 के पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस 2 के पावर 1/2 और टू दी पावर 1000। ठीक है, अगर इसका जनरल टर्म लिखेंगे तो क्या होगा, tr प्लस 1 हो जाएगा, इसको लिखेंगे 1000 cr, और इसका डिफरेंस चलाएंगे 3 के पावर हाफ टू दी पावर 1000 माइनस r पे, और 2 के पावर 1/2 टू दी पावर आप चलाएंगे लोअर इंडेक्सेस इसका। ठीक है, ये इसका जनरल टर्म हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो 1000 cr और 3 के पावर लिख सकते हैं 1000 माइनस r/2, और ये जगह 2 के पावर r/2, और जहां r वैरी कर रहा है कहां से कहां तक, 0 से लेकर के ये वैरी करेगा 1000 तक। तो इसमें आपको r सिलेक्ट करना है कि r रैशनल कब होगा, ये जनरल टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो r अगर 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा, r अगर 1 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आएगा। उसमें बताना है कि ऐसे कितने टर्म रैशनल होंगे। तो जिसका रेडिकल साइंस अगर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स आ गया, उसी केस में ये रैशनल होंगे। रैशनल क्या होता है, p/q के फॉर्म में जिसको लिख सके। तो क्या होगा, r अगर मान लीजिए 0 पुट करते हैं तो रैशनल आएगा, r अगर 0 पुट करेंगे तो 2 के पावर 0 1 हो जाएगा, और r अगर 0 पुट करेंगे 1000/2 500, ये भी रैशनल हो जाएगा। तो r 0 हो सकता है, r 1 हो सकता है क्या, r अगर 1 लेते हैं तो ये 2 के पावर 1/2 √2 हो जाएगा, और √2 रैशनल होता नहीं है तो r 1 नहीं आएगा। अगर r 2 लेते हैं तो 2/2 ये 2 हो जाएगा, 1000 में 2 घटाएंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी रैशनल हो जाएगा। यानी आप देखेंगे तो 3 नहीं होगा फिर, क्योंकि 2 के पावर 3/2 रैशनल नहीं होगा, रूट में आ जाएगा, तो फिर 4 होगा, फिर 5 नहीं होगा 6 होगा। इस तरह से आप देखते जाएंगे तो ऑड नहीं होगा, हमेशा r का वैल्यू इवन पे रैशनल आएगा। ये कितने टर्म्स है, ये अगर फाइंड आउट करना है ये कितने वैल्यू है, ये एपी में 0 2 4 6, जिसका फर्स्ट टर्म 0 है और लास्ट टर्म 1000 है, कॉमन डिफरेंस इसका 2 के इक्वल है,
तो आप जानते हैं टी एन इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए प्लस आर माइनस वन इंटू टी, ये एपी में है। ठीक है, तो यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं टी एन लास्ट टर्म इसका 1000 है, इक्वल टू फर्स्ट टर्म 0, और ये हो जाएगा टी एन लिखा यहाँ एन लिखेंगे एन माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस इसका 2 है, तो यहां से n माइनस वन हो जाएगा 1000/2, ये 500, तो n इक्वल टू हो जाएगा 501। यानी कितने रैशनल टर्म होंगे इसमें रैशनल टर्म 501 होंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ठीक है रैशनल टर्म 501 होंगे, तो कोई बता सकते हैं क्या कि इरैशनल टर्म कितने होंगे? इरैशनल टर्म कितने होंगे? मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूं, इसमें मैं फाइंड आउट करके बता दिया हूं कि रैशनल टर्म 501 होंगे, तो इरैशनल टर्म कितने होंगे? कितने होंगे रैशनल टर्म? 499? नहीं, गलत है, 499 नहीं होगा। इसमें कितने टर्म होंगे? जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो कितने टर्म होंगे? इसको जब आप एक्सपैंड करेंगे तो 1000 टर्म नहीं होंगे, इसमें 1001 टर्म होंगे। तो 1001 टर्म है और जिसमें 501 टर्म जो है रैशनल है, तो इरैशनल टर्म कितने होंगे? सो नंबर ऑफ इरैशनल टर्म, तो नंबर ऑफ इरैशनल टर्म होंगे 1001 माइनस 501, ये आपका 500 होगा, 499 नहीं होगा। वैसे तो निकालना नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दिया हूं। तो जब भी रैशनल टर्म निकालते हैं तो n में नहीं घटाएंगे, आप n+1 में घटाएंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है n+1 है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें भी जैसे ये सेकंड क्वेश्चन में भी वही करेंगे, इसका हम जनरल टर्म लिखेंगे। जैसे tr+1 क्या होगा 15cr, और इसका डिफरेंस चलाएंगे 3 के पावर 1/5 टू दी पावर 15 माइनस r, और 2 के पावर 1/3 पे इसका लोअर इंडाइसेस चलाएंगे, ये इसका जनरल टर्म होगा। तो इसको लिख सकता हूं 15cr 3 के पावर 15 माइनस r/5 और 2 टू दी पावर r/3, और r वैरी कर रहा है 0 से लेकर के 15 तक। तो आप इसमें पुट करेंगे, r अगर 0 पुट करते हैं तो रैशनल आ जाएगा, 0 पे ये 2 के पावर 0 1 हो जाएगा, और 0 पुट करेंगे तो 15 से 5 डिवाइड हो जाएगा। अब अगर चेक करेंगे 1 2 3 के मल्टीपल ही होगा अगर रैशनल होना रहा तो, क्योंकि 3 के मल्टीपल लेंगे तो ही आप इंटीजर आएगा इसका पावर। तो 3 लेंगे तो ये तो आ जाएगा, लेकिन 15 माइनस 3, 15 में से 3 को घटाएंगे तो 12 से 5 डिवाइड होगा नहीं, तो फिर नहीं आएगा रैशनल। अगर आप 6 देखेंगे तो ये 2 आ जाएगा 6 पे, और 15 में से 6 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9 आएगा, 9 में अगर 5 से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए 6 पे भी रैशनल टर्म नहीं आएगा। उसी तरह से 9 चेक करेंगे, 12 चेक करेंगे तो देखिएगा नहीं आएगा रैशनल टर्म। एक हाँ 15 पे आ जाएगा, क्योंकि 15 पे ये 15/3 5 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो इसमें दो ही रैशनल टर्म होगा, एक r=0 पे आएगा और r=15। r=0 पे मतलब फर्स्ट टर्म आएगा, r=15 का मतलब 16 टर्म आएगा, 16वां टर्म आएगा रैशनल। तो बोला उसका सम निकालो, क्या फाइंड आउट करना है, उस रैशनल टर्म का सम निकालो। तो क्या होगा इसका सम, तो 0 इसमें पुट कर देना आपको, ये हो जाएगा 15c0, 3 के पावर इसमें 0 पुट करेंगे तो 15/5 ये 3 हो जाएगा, और 2 के पावर 0 और प्लस 15, और 15 अगर इसमें पुट करेंगे तो दूसरा रैशनल टर्म क्या होगा 15c15, और 3 के पावर ये 0 हो जाएगा, और 2 के पावर 15/3, तो 2 के पावर ये 5 हो जाएगा। तो 15c0 जो होता है वो 1 होता है, nc0 1 होता है, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 2 के पावर 0 1 होता है, 15c15 भी 1 ही होता है क्योंकि 15c0 के इक्वल होगा, 3 के पावर 0 1 होता है, 2 के पावर 5 32 होता है, तो 27 प्लस 32 ये वैल्यू हो जाएगा 59। तो 59 ऑप्शंस में दिया गया है, इसका बी ऑप्शन आंसर होगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरल टर्म आप हमेशा वहां लिखेंगे जहां पे आपको रैशनल टर्म, इरैशनल टर्म, सम ऑफ रैशनल टर्म, सम ऑफ इरैशनल टर्म, और या नहीं तो कोएफिशिएंट किसी का फाइंड आउट करना है तो जनरल टर्म लिखेंगे। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो उस केस में भी आप जनरल टर्म लिखेंगे। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पीएनसी में भी देखेंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स के फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। जैसे फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इस एक्सपेंशंस में बताना है कि कितने टर्म्स होंगे। वैसे तो मैं आपको बताया कि बाइनोमियल एक्सपेंशंस x + y टू दी पावर n में कितने टर्म्स होते हैं, n+1 होते हैं। बस वही कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करना है।
तो इसमें कितने टर्म होंगे, क्योंकि x प्लस वाई टू दी पावर 10 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप देखिए दो से ज्यादा टर्म अगर दिया रहेगा, तो वैसे तो मैं फॉर्मूला बताऊंगा आपको आगे चल के मल्टीनोमियल थ्योरम में, लेकिन यहाँ पे अगर कोशिश करेंगे तो बाइनोमियल का ही क्वेश्चन सही है। अगर आप इसके इनसाइड वैल्यू को देखेंगे तो ये परफेक्ट क्यू है किसी का, ये किसका परफेक्ट क्यू होगा, जैसे 1 का क्यूब 3 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 3 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये बोल सकते हैं कि 1 माइनस एक्स का होल क्यू का फॉर्मूला होगा, और टू दी पावर लिख सकते हैं 20, ठीक है, हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू दी पावर 60। तो बताइए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स 61 हो जाएगा। तो प्लस एक्सपेंशन या माइनस एक्सपेंशन, नंबर ऑफ टर्म्स सेम ही होगा, n प्लस 1 के इक्वल होंगे, तो इसमें 61 होगा। अब तो ठीक है, इसमें तो फॉर्मूला लग गया, तो आपको लग रहा होगा कि इसमें कैसे लगाएंगे फॉर्मूला। देखिए एक लॉजिक को पकड़िए, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर में कितने टर्म होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होंगे, और मैं बोलूँ कि x प्लस 2 के होल स्क्वायर में कितने टर्म होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अगर आप देखें कि अगर 1 यहां लिखे हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अगर यहां पे अगर मैं 2 लिख रहा हूं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो भी 3 ही होंगे। तो एक चीज ध्यान रखना है कि कांस्टेंट जो इनसाइड कांस्टेंट है उसको चेंज करने पे टर्म जरूर चेंज हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ टर्म्स डिपेंड करता है इंडेक्स पे, वो n पे डिपेंड करता है। जब भी आप यहाँ 2 ले रहे हैं, यहाँ पे भी 2 ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स में कोई चेंज नहीं होगा, टर्म चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ टर्म थर्ड टर्म 1 है और यहाँ पे थर्ड टर्म 4 है, टर्म जरूर चेंज होगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्म चेंज नहीं होगा। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 टर्म इसमें भी है, 3 टर्म इसमें भी है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जितने टर्म होंगे इस एक्सपेंशन में, उतने ही टर्म इसमें होंगे। अगर मैं 5 की जगह 2 लिख दूं, उतने टर्म होंगे, टर्म इसमें चेंज हो जाएगा। इसमें जो टर्म होगा, उसमें जो टर्म होगा, वो टर्म इंडिविजुअल टर्म का वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे और इसमें नंबर ऑफ फाइंड आउट करेंगे टर्म्स, ये दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा इस लॉजिक के तहत, क्योंकि इस लॉजिक में नंबर ऑफ टर्म चेंज नहीं हो रहा है। सो कांस्टेंट को चेंज करने पे नंबर ऑफ टर्म चेंज नहीं होगा, टर्म जरूर चेंज हो जाएगा इंडिविजुअल टर्म, लेकिन नंबर ऑफ टर्म चेंज नहीं होगा। इसलिए मैं 5 की जगह 2 लिख दिया हूं। अब आप बोलेंगे कि 2 लिखने से क्या फायदा होगा, देखिए 2 लिखने से ये होगा कि ये यहाँ पे बेसिकली प्लस लेना है, ठीक है, आगे चल के बताऊंगा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें अभी फिलहाल प्लस लेकर के आपको सॉल्व करेंगे, तो ही परफेक्ट स्क्वायर होगा। x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर आप प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स लिख सकते हैं, टू दी पावर 10, और ये देखिएगा इनसाइड जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो टू दी पावर लिख सकता हूँ 10, ये हो जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स टू दी पावर 20 हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स 21 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर इसमें फाइनल, अब आपको पकड़ में आ गया होगा कि क्या करना है। इसमें तो 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको लिख देंगे एक्स क्यू का होल स्क्वायर अब प्लस 1 बाय एक्स क्यू का होल स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू एक्स क्यू इंटू 1 बाय एक्स क्यू, ठीक है, टू दी पावर 15 है। अब आप देख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस 1 बाय एक्स क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये टू दी पावर 15, और 15 से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू 30 हो जाएगा, टू दी पावर 30। इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो आपका 31 हो जाएगा, n प्लस 1। इसको भी देखेंगे तो वही लॉजिक अप्लाई करना है। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जितने टर्म्स होंगे और इस एक्सपेंशन में जितने टर्म्स होंगे वो इक्वल होगा, सो 7 की जगह मैंने 2 ले लिया इस कंसेप्ट के थ्रू। तो और ऐसा इसलिए किया हो क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x को लिख सकता है रूट एक्स का होल स्क्वायर, और ये 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर, और 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाय रूट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा ये। सो इनसाइड वैल्यू ये रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और टू दी पावर क्या है 20 है, तो इसको लिख सकता है रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स टू दी पावर 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स 41 होंगे। तो इसमें जो एक्सपेंशन में जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उस एक्सपेंशन में उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। वैसे आगे चल के इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। और एक चीज ध्यान रखना है कि डिस्टिंक्ट बोला जा रहा है, तो जब भी डिस्टिंक्ट नहीं लिखा हो, अगर सिर्फ टर्म लिखा हो, तो टर्म का मतलब ही होगा डिस्टिंक्ट टर्म, क्योंकि बोल सकता है कोई भी कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जैसे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखे हैं, कोई बोलेगा कि 2x को लिख देंगे x प्लस 1, तो यहाँ पे कोई बोलेगा कि 4 टर्म होगा, नहीं,
यहाँ पे आप 4 टर्म, जो इक्वल टर्म है उसको एक ही बार काउंट करेंगे, जो वैल्यू सेम होगा उसको एड ऑफ होकर के सिंगल टर्म काउंट करेंगे। तो ये 4 टर्म नहीं बोलेंगे, 3 टर्म बोलेंगे। तो जब भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स बोलता है तो वहां पे आप दैट मीन्स होगा कि आप नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म निकालेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मेंस में भी देता है, बोर्ड में भी देता है, इस टाइप का क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको आगे चल के फॉर्मूला बताऊंगा, चलिए इसको लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आज जो एक्सप्लेन किया हूँ आपको बताया हूँ कि कोई भी टर्म का कोएफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो जनरल टर्म के बारे में बताया हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा मैं मिडिल टर्म के बारे में। तो आप टेक्स्ट बुक बनाना स्टार्ट कर सकते हैं अभी से। तो टेक्स्ट बुक देखेंगे, आपको मैं एक्सरसाइज जो है 1 एक्सपेंशंस है वो एक्सपेंशंस बनाएंगे, दूसरा एक्सरसाइज में आपको इसी टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा। अभी आप जो भी मैं लेक्चर नोट्स में बता रहा हूँ वो अकॉर्डिंगली टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। तो कोशिश करेंगे जो आपको मैं नोट दूंगा उसको अभी नहीं बनाएंगे आप, क्योंकि उसमें मिक्स क्वेश्चंस होगा। तो जो भी पैकेज में भी होगा उसमें भी ज्यादातर क्वेश्चंस मिक्स है। तो टेक्स्ट बुक बनाना आप स्टार्ट कर सकते हैं बाइनोमियल का। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शंस में जा करके आप इधर फेसबुक से जुड़िए या आप यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। और अगर कहीं पे भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू भी। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको क्वेश्चंस मैं आपको डीपीपी सेंड कर दूं। तो उस डीपीपी को बनाएंगे और कहीं पे भी आपको डाउट होता है तो पूछिए। चलिए, थैंक यू।